हेलो दोस्तों, मैं शिवनंदन। आज हम लोग इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था? गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण किया और सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो 1 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों यानी कि महमूद गजनवी जो आक्रमण किए थे वह 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच आक्रमण किए थे। में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में हुआ था। आगे देखेंगे हम लोग, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। आगे देखेंगे हम लोग, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बिरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद की रचना कौन किए थे? तो अल-बिरूनी। किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? तो अल-बिरूनी। और यह महमूद गजनवी के भारत के आक्रमण के समय महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय विद्वान जो थे अल-बिरूनी आए थे और उन्होंने किताब उल हिंद की रचना की। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी था। आगे देखेंगे हम लोग, 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हुई थी? दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हुआ था? पोलो खेलते हुए हुआ था। 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए था। आगे देखेंगे हम लोग, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, तराइन की पहली लड़ाई। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 ईस्वी में हुआ था और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। आगे देखेंगे हम लोग, 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए ससुर की हत्या कर दी? तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने
दिल्ली के राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या करके बैठा था। 10 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर इल्तुतमिश की। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। आगे देखेंगे हम लोग, तराइन के द्वितीय युद्ध किसने किसको पराजित किया? तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। आगे देखेंगे हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया था। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। आगे देखेंगे हम लोग, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। आगे देखेंगे हम लोग, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक बनी। 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक बनी। आगे देखेंगे हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किए थे। 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर महमूद गजनवी। आगे देखेंगे हम लोग 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था? निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था? तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा
1 नंबर महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, यानी कि यामीन उद दौला या अमीन उल मिल्लत। महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? तो यामीन उद दौला यानी कि साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उल मिल्लत यानी कि मुसलमानों का संरक्षक। दोनों उपाधि धारण किया था महमूद गजनवी ने। आगे देखेंगे हम लोग 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर हिंदू शाही ब्राह्मण शाही। हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही राज्य के विरुद्ध किया था। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी, तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर उदय भांडपुर। उद भांडपुर या ओहिंद या बैहिंद। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। आगे देखेंगे हम लोग 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर जयपाल। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी किस वंश का था? तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर यामनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर शाहनामा का लेखक फिरदौसी। महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी नहीं आए थे, लेकिन बी और सी और डी किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ आए थे। तारीख ए यामनी के लेखक उद्बी, यह भी आए थे। तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक वैहाकी, ये भी आए थे। यानी कि महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी, उद्बी और वैहाकी तीनों इतिहासकार आए थे। आगे देखेंगे हम लोग महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर लाहौर। आगे देखेंगे हम लोग 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? निम्नलिखित में से किसने ढोल के तेज आवाज़ के साथ एक महिला अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर मोहम्मद गौरी। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर इल्तुतमिश।
आगे देखेंगे हम लोग 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। लाल बख्श, लाल बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग लाल बख्श के नाम से भी जाना जाते हैं। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 36 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर खान। सेना के सर्वोच्च अधिकारी को 13वीं शताब्दी में खान कहा जाता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर इल्तुतमिश। आगे देखेंगे हम लोग। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर गियासुद्दीन तुगलक। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर कल्लर। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर बहलोल लोदी। आगे देखेंगे हम लोग। अल-बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल-बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो 42 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर महमूद गजनवी। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे। तैतालीस नंबर प्रश्न सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे। निजामुद्दीन औलिया क्या थे? तो सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया क्या थे? तो सूफी संत थे। मलिक काफूर क्या थे? तो हजार दीवानी भी कहलाता था। मलिक काफूर को हजार दीवानी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी को नियंत्रित दास व राशन की शुरुआत किए थे। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की थी। और जलालुद्दीन फिरोज खलजी दास राजवंश उखाड़ फेंका था। तो 1 का होगा 2 नंबर, 2 का 4 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी 3 का होगा 1 नंबर। नियंत्रित दाम में नियंत्रण किए थे और राशन की शुरुआत किए थे। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दास राजवंश को उखाड़ फेंका था। तो 43 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। आगे देखेंगे हम लोग। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास यानी गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो 44 नंबर प्रश्न का आंसर होगा इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 45 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता कहाँ के था? तो दक्षिण अफ्रीकी यात्री था। किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे।
किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो 47 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर मुबारक शाह खलजी। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खलजी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। 48 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों यानी कि मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? 49 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर अलाउद्दीन खिलजी। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे, राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो 50 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर अलाउद्दीन खिलजी ने। अल बिरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? अल बिरूनी के द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो 51 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर। भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान एवं दर्शन सभी के बारे में अल बिरूनी ने अपने किताब में चर्चा किया है। अल बिरूनी का पूरा नाम क्या है? 52 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। अल बिरूनी का पूरा नाम क्या है? अबू रेहान मोहम्मद। अल बिरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अबू रेहान मोहम्मद। 52 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे, अल बिरूनी के अनुसार अंत्यज चतुवर्ण के नीचे का वर्ण में शामिल थे। अल बिरूनी के अनुसार अंत्यज यानी कि चतुवर्ण के नीचे के वर्ग में शामिल थे। तो 53 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर ए और बी। धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, ढाल बनाने वाला, नाविक, मछुआ, ब्याध, जुल्हा, यह सब चतुवर्ण के नीचे के वर्ग में शामिल थे। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 54 नंबर प्रश्न का आंसर 1 नंबर किताब उल हिंद। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे, बहिंद का युद्ध 1008 ईस्वी से 1009 ईस्वी के बीच हुआ था। बहिंद का युद्ध 1008 ईस्वी से 1009 ईस्वी के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? 55 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच। बहिंद का युद्ध महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखा था? दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो 56 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर अलाउद्दीन खिलजी। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। 2 में है अलाउद्दीन खिलजी अब पहला सुल्तान था जिसने सैनिक को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। इनमें से सही कथन कौन कौन है? 57 नंबर प्रश्न में हम लोग देखेंगे। 57 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर। इनमें से सभी 1, 2, 3 सभी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए यानी कि अनाज के दाम बढ़ते दाम को कंट्रोल किए थे, फिक्स किए थे। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। आगे देखेंगे हम लोग 58 नंबर प्रश्न देखेंगे,
दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया था? तो 58 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर खिज्र खां सैयद। निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था? तो 59 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में गलत है? पहला देखेंगे हम लोग, इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। बी देखेंगे हम लोग, 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली के सुल्तान बनी थी। 3 नंबर देखेंगे, उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायब मलकित के पद पर नियुक्त किया था। डी नंबर देखेंगे, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग के शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। 60 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर। 60 नंबर प्रश्न में डी नंबर ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही है। आगे देखेंगे हम लोग, 61 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बलबन के संबंध में असत्य है यानी कि गलत है? 61 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर, यानी कि इनमें से कोई भी कथन बलबन के संबंध में गलत नहीं है। उसने चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया था, यह सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। चालीसा दल यानी कि 40 गुलामों का दल का दमन किया था, यानी कि उसको बंद कर दिया था और लौह रक्त की नीति अपनाए थे। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। ए बी सी तीनों सही है, यानी कि इसमें से सभी ऑप्शन सही है। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न राजवंशों का सही क्रम क्या है? 62 नंबर प्रश्न का आंसर देखेंगे हम लोग। 62 नंबर प्रश्न का आंसर होगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैद वंश, सैद वंश के बाद लोधी वंश। 62 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश, इसके बाद सैद वंश और सबसे लास्ट में लोधी वंश। आगे देखेंगे हम लोग, 63 नंबर प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो 63 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। आगे देखेंगे हम लोग, 64 नंबर प्रश्न देखेंगे, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? तुर्कों के द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे? तो 64 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, उनके समाज का पृथकतावादी और अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अवनति, यह तीनों कारण था। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे? तो 1, 2 और 3 तीनों कारण था। 65 नंबर प्रश्न देखेंगे, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो 65 नंबर प्रश्न
का आंसर होगा 2 नंबर। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर इसके बाद रजिया सुल्तान। गुलाम वंश के प्रारंभिक शासकों का सही क्रम होगा सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, इसके बाद इल्तुतमिश, इसके बाद रजिया सुल्तान। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो 66 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। 67 नंबर प्रश्न देखेंगे। हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि को खुम्स कहा जाता था। हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि को खुम्स कहा जाता था। सड़सठ नंबर प्रश्न देखेंगे। हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाले भूमि को क्या कहते थे? तो खराज कहा जाता था, खराज। हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाले भूमि को खराज कहा जाता था। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग जो होता था उसे खुम्स कहा जाता था। मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाले भूमि को उस्र कहा जाता था। अब मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर को ज़कात कहा जाता था। यानी कि ए का होगा 2, बी का होगा 1 और सी का 3 और डी का 4। इसका आंसर होगा 1 नंबर। आगे देखेंगे हम लोग। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, यानी कि कौन गलत है? तो 68 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, महान निर्माता एवं कला का पुजारी। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, यानी कि गलत है, क्या सत्य नहीं है? तो महान निर्माता एवं कला का पुजारी। क्या सत्य है? तो क्रूर और निरंकुश शासक था, अफगान अमीरों की खिलाफत था और दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। 69 नंबर प्रश्न देखेंगे। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 69 नंबर प्रश्न देखेंगे। 69 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, यानी कि चारों ऑप्शन सही है। अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह सभी सत्य है। वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था। यह सभी कथन सही है। आगे देखेंगे हम लोग। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी थे? तो एक है दुर्बल प्रशासन, दूसरा है तैमूर का आक्रमण, 3 है अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव और चौथा है मिश्रित संस्कृति का उदय। 70 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। 1, 2, 3। 70 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए नंबर।
इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।